ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 13 सितंबर को करीना कपूर खान की द बकिंगम मर्डर्स ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई है। इसे हम एक क्राइम थ्रिलर कह सकते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन ड्रामा भी कह सकते हैं, मर्डर मिस्ट्री भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसको लेकर के उन्होंने सस्पेंस बना करके रखा है। और ये शुरुआत में स्पॉइलर फ्री रहेगा रिव्यू। रेटिंग देने के बाद में थोड़ा सा स्पॉयलर्स के बारे में, कहानी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर जिन मित्रों को अगर सस्पेंस के बारे में नहीं जानना है तो रेटिंग के बाद वाला वीडियो आप मत देखना। तो करीना कपूर खान इसमें मुख्य भूमिका में भी है और साथ में ही इस फिल्म की वे को प्रोड्यूसर भी है एकता कपूर के साथ में। और हंसल मेहता इसके डायरेक्टर है। फिल्म मात्र 2.25 घंटे की है, 1 घंटे और 47 मिनट की। हंसल मेहता उन फिल्म मेकर्स में से एक है जो काफ़ी सटल वे में अपनी बातें रखना जानते हैं। मतलब अगर आप हंसल मेहता उनकी फिल्मोग्राफी देखेंगे, विशेषतः पिछले कुछ वर्षों में आई हुई फिल्में, तो अधिकतर दर्शकों को ऐसा लगेगा भी नहीं कि भाई डायरेक्टर कुछ बात कहना चाह रहे हो या उनकी विचारधारा क्या है वगैरह वगैरह। इतना सटल वे में वो अपनी बातें रखते हैं। और वैसे भी मैंने तो कई बार ये बात कही हुई कि भाई जो वामपंथी विचारधारा के फिल्म मेकर्स होते हैं, लेफ्ट की आइडियोलॉजी वाले या फिर वोक फिल्म मेकर्स या लिबरल फिल्म मेकर्स, जो भी शब्द आप उपयोग करिए, वो वैसे भी सटल वे में अपनी बातें रखना जानते ही है। और इस मामले में शायद हंसल मेहता टॉप 5 में आएंगे। हाँ, आप अगर फिर डिटेलिंग में जाएंगे, एक एक सीन, एक एक कैरेक्टर उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो बहुत सारी बातें फिर चर्चा करने के लिए निकल कर सामने आएंगी। अब द बकिंगम मर्डर्स मैंने तो पहले इसका ट्रेलर भी नहीं देखा था, क्योंकि पोस्टर देखकर ही एक डिप्रेस्ड फील हो रहा था। मतलब डिप्रेस्ड ये शब्द भी मुझे सही नहीं, बट ऐसा बड़ा ही ऐसा निराशाजनक पोस्टर लग रहा था। और वही मैंने सोचा कि यार फिर से इनकी जो टिपिकल से कैरेक्टर्स होते हैं, डिप्रेस्ड रोतड़ू चेहरे, वही देखकर ही आदमी पूरा ऐसा विचित्र सा फील होता है यार, ऐसी फिल्म ऐसे कैरेक्टर्स देख करके। तो इस कारण से मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा था। सोचा कि यार डायरेक्टली रिव्यू करने के लिए फिल्म देखूंगा और दिमाग से निकाल दूंगा। तो मैं डायरेक्टली इसे देखने के लिए गया आज सुबह। डिस्क्लेमर में काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर था, वही टिपिकल सी बातें शुरुआत में लिखी हुई थी। फिक्शनल स्टोरी है, सबका सम्मान करते हैं वगैरह वगैरह। और एंडिंग में फिर LGBTQI+ कम्युनिटी का भी वहाँ पर उल्लेख किया हुआ था कि भाई हम उनका भी सम्मान करते हैं। और जिन भी फिल्मों में या वेब सीरीज़ में ऐसा कोई पात्र होता है तो उन फिल्मों के डिस्क्लेमर में ये लिखा जाता है। पता नहीं सेंसर बोर्ड शायद होगा कुछ ऐसा मैंडेटरी, तो वो लिखवाते हैं कि भाई हम सम्मान करते हैं ऐसा। तो जब वो मैंने पढ़ा तो मन में यही बात आई कि भाई द बकिंगम मर्डर्स इसका नाम है। ट्रेलर तो देखा नहीं था, परंतु शायद मर्डर मिस्ट्री हो गया ऐसा मुझे लगा ही था। तो मैंने सोचा शायद इस थीम की फिल्मों की जो टिपिकल सी कहानी होती है वैसा ही यहाँ पर भी कुछ होगा। जैसे कि मैंने कोहरा के रिव्यू में अभी देखी, कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया था, वहाँ पर मैंने यही बात कही थी कि भाई क्या होगा होकर, मतलब वही कोई पात्र होगा जिसका सेक्सुअल प्रेफरेंस कुछ अलग है, या वो अपने आप को किसी अलग जेंडर के साथ आइडेंटिफाई करता है कोई पात्र शायद, और फिर ये ट्रांसफोबिक होमोफोबिक समाज उसको मार देता है या उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है वगैरह वगैरह। ऐसे ही कुछ टिपिकल सी कहानी होती है ऐसी थीम की फिल्मों की या वेब सीरीज़ की। तो मुझे लगा यहाँ पर भी शायद ऐसा ही कुछ होगा। फिर फिल्म शुरू होती है। शुरुआत में करीना कपूर, उनका जो पात्र है, उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है पहले ही। अब ये कोई स्पॉइलर नहीं है, इस कारण से मैंने आपको बताया, क्योंकि शुरुआत में दिखा दिया कि एक पुलिस ऑफिसर है, बेटे की मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी, मतलब एक शूटआउट में, गोलीबारी में एक ड्रग एडिक्ट के द्वारा उसे गोली मारी गई थी। तो वो उसी अभी मानसिक आघात में है और उससे वो बाहर अभी नहीं निकल पाई है। अपना वो ट्रांसफ़र करवा लेती दूसरी जगह पर, लेस्टर में। तो वहाँ जब वो जा रही होती तो शुरुआत में ही 2022 में लेस्टर में जो हिंदुओं पर हमले हुए थे, हिंदू मंदिर पर हिंदुओं पर जो हमले हुए थे, उसके कुछ दृश्य दिखाए गए हैं। हालांकि उनका उल्लेख फिल्म में 2 गुटों के बीच की झड़प के रूप में किया गया है। ये नहीं कहा कि भाई हिंदुओं पर हमले हुए थे। अब शुरुआत में डिस्क्लेमर में LGBTQ उसका उल्लेख था, फिर दंगों का भी दिखाया गया। तो मन में काफ़ी सारे विचार आए कि भाई क्या हो सकती है इसकी कहानी। अब दंगे दिखाए गए हैं, एक हिंदू बच्चे की मृत्यु वहाँ लेस्टर में होती है, उसका इन्वेस्टिगेशन करीना कपूर खान के पात्र के पास में आता है।
अब ऐसा तो बॉलीवुड की फिल्म है, वो भी मेन स्ट्रीम फिल्म है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई हिंदू बच्चे की उस दंगे में मृत्यु हो गई और उसको लेकर के ये कुछ सिंपैथी बनाने का प्रयास करेंगे, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर वो सांप्रदायिक फिल्म हो जाएगी ना। तो वो तो एक बात मन से ही मैंने निकाल दी कि भाई वो रीज़न तो नहीं हो सकता इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के, इस मर्डर के पीछे दूसरा कुछ होगा। तो फिर डिस्क्लेमर में जो बात थी वो बात मन में बार बार आ रही थी कि अब भाई वो कब दिखाएंगे, वो कब दिखाएंगे। हालांकि वो कैरेक्टर है ऐसे, 2 गे कैरेक्टर्स दिखाए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप में एक सीन में उनको दिखाया गया है, वो किस वगैरह कर रहे हैं और कपड़े उतार कर पानी में कूद रहे हैं, ऐसा वो दिखाया है उन्होंने। परंतु फिल्म का वो कोई मुख्य विषय नहीं है, मुद्दा नहीं है, और ना ही उन कैरेक्टर्स के द्वारा कुछ वो जस्टिफाई कर रहे हैं या फिर समाज को कोई सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, वो थीम ही नहीं, वो जस्ट ऐसा ही एक सीन उन्होंने बीच में डाल दिया है, और वो शायद बस एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दर्शकों के मन में शायद वो सीन उन्होंने डाला होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो सस्पेंस वाली बात मैंने कही ना, वो उन्होंने बिल्कुल एंडिंग तक बना करके रखा है, और एंडिंग में जो बात उन्होंने रिवील की है उसने मुझे भी सरप्राइज़ किया, क्योंकि वो बात मेरे मन में आई ही नहीं थी। क्यों नहीं आई थी वो मैं आपको रेटिंग देने के बाद में बताऊंगा, क्योंकि फिर वो स्पॉइलर हो जाएगा, पर वो थोड़ा सा मेरे लिए भी सरप्राइज़ था जो बात उन्होंने एंडिंग में रिवील की है। बाकी हाँ, सस्पेंस तो उन्होंने बना करके रखा है, परंतु फिल्म का जो टोन है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा पूरा डिप्रेस्ड, निराशाजनक, प्रेजेंटेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती डार्क बनाने का प्रयास, मतलब अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए इस प्रकार से बहुत डिप्रेस रुतड़ू कैरेक्टर्स दिखाना, भाई ये कोई आवश्यक नहीं होता यार। कुछ हॉलीवुड की फिल्में देख करके वैसा ही कुछ कॉपी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, नहीं है। तो वो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग था। आपका फिल्म में, कहानी में कुछ रुचि ही नहीं बनेगी, इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा, कुछ जानने की इच्छा ही नहीं होगी कि इन कैरेक्टर्स के साथ क्या हुआ है या फिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ, कुछ भी वो हमारे मन में ना उस बच्चे के प्रति सिंपैथी बना पा रहे हैं, ना कुछ जानने की उत्सुकता हमारे अंदर जगा पा रहे कि भाई ये मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, ना। जस्ट फिल्म चलती जाती है, हाँ विचार हमारे मन में आते जाते हैं कि भाई क्या हो सकता है, किसने हत्या की होगी वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे विचार हमारे मन में आते हैं, परंतु इंटरेस्ट नहीं बन पाता। जस्ट पूरी करनी है इसलिए ज़बरदस्ती हम फिल्म को पूरा करते हैं। अब अगर कोई चाहे देखना तो देख सकता है, बाकी मैं तो पर्सनली किसी को अपनी तरफ से सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी एक्टिंग वगैरह की बात करें तो मुझे पर्सनली किसी की भी एक्टिंग पसंद नहीं आई। इवन करीना कपूर खान, उनका जो पात्र था ना, विश्वास ही नहीं हो रहा था उस पात्र के ऊपर, ज़बरदस्ती चेहरा उतार कर रखा हुआ है फिल्म में। और एक सीन में जब वो ऐसे कुछ चीख रही है फ्रस्ट्रेट होकर के, वो भी बहुत ज़्यादा फेक लग रहा था, इतना फेक लग रहा था। आप वो सीन देखना, जब भी आप फिल्म देखेंगे आपको उस कैरेक्टर के प्रति कुछ फील नहीं होगा कि भाई ये बहुत दुखी है, परेशान है, तो इसके लिए मैं कुछ भावुक हो जाऊँ, इमोशनल हो जाऊँ, नहीं। आप झूठ लगेगा, लिटरली मन से एक ही बात निकलेगी कि भाई ये क्या था। हालांकि मैंने डब्ड वर्जन देखा है, और डब्ड वर्जन में कई जगहों पर वो टोन चेंज होता है बोलने का, एक ही पात्र का। विशेषतः करीना कपूर खान, उनका जो कैरेक्टर है उसका ही टोन ज़्यादातर जगह चेंज होता है, क्योंकि वो पात्र ही ज़्यादातर समय बोल रहा है, थोड़ी देर इंग्लिश में, थोड़ी देर फिर हिंदी में। बाकी कैरेक्टर्स तो इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, क्योंकि बाहर फिल्म की कहानी स्थित है। यही एक पात्र है ज़्यादातर जो बीच बीच में हिंदी में बात कर रहा होता है, और फिर इंग्लिश में भी है। तो हिंदी डब्ड वर्जन में पूरी की पूरी फिल्म उन्होंने हिंदी में ही दिखाई है, और साथ में ही एक हिंग्लिश करके अलग से भी इसका वर्जन उन्होंने रिलीज़ किया है। कुल मिलाकर एक लाइन में अगर फिर से ओवरऑल सारांश अगर बताना हो रिव्यू का, तो सस्पेंस बना करके रखा है, परंतु कहानी में इंटरेस्ट हमारा नहीं बनता। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा खराब था, अनइंटरेस्टिंग था, अनलाइकेबल कैरेक्टर्स थे, जानने की रुचि हमारी फिल्म में, कहानी में या मर्डर के बारे में भी कुछ भी नहीं बन पाती है। तो मैं बकिंघम मर्डर्स को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर स्पॉयलर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ए सर्टिफिकेट के साथ ही फिल्म रिलीज़ हुई है, साथ में ही सेक्सुअल प्रेफरेंस वगैरह, वो 2 गे कैरेक्टर्स वगैरह भी दिखाए हैं। तो बच्चों की दृष्टि से तो मैं इसे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, और वैसे भी ए सर्टिफिकेट के साथ ही फिल्म रिलीज़ हुई है। अब स्पॉयलर्स के बारे में बात करें तो मुझे, जो मैंने कहा ना एंडिंग में, मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ, आश्चर्य हुआ कि भाई ये इसको कैसे इन्होंने हत्यारा दिखा दिया। तो एक फीमेल कैरेक्टर को उन्होंने अपने ही बच्चे की हत्या करते हुए दिखाया। इशप्रीत नाम का लड़का है, और उसकी सौतेली माँ ही, उसकी सौतेली नहीं कह सकते क्योंकि उसको अडॉप्ट किया हुआ है। एक पति पत्नी है,
उन्हें बच्चा नहीं था बहुत वर्षों से। तो जो पति है वो भारत से एक लड़के को गोद लेकर के, दत्तक लेकर के, अडॉप्ट करके वो लेकर के जाता है इंग्लैंड में। तो जो पत्नी है वो परेशान हो जाती है, क्योंकि पति, वो कहती है कि भाई पति मुझे समय नहीं दे रहा और मुझसे प्रेम नहीं करता, बस मुझको यूज़ कर लिया है उसने। पहले माँ की सेवा करवाई, फिर इस बच्चे को लेकर के आ गया, फिर इस बच्चे का भी ध्यान रखवाया मुझसे। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट है, ऐसा दिखाया है। और साथ में ही एक और लड़का ही है, उसकी भी कोई आयु ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही कुछ 18-20 वर्ष का ही वो दूसरा लड़का है जो उनके घर में आता जाता रहता था। उसके साथ में वो महिला इशप्रीत की माँ उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करती है। उस लगभग कुछ 17-18 वर्ष का ही वो लड़का, उसको छोटा ही आयु का ही फिल्म में बताया गया है। तो ये इशप्रीत की माँ उस बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रही है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रही है। पहले अपने कुछ त्रिया चरित्र के माध्यम से उसको अपनी तरफ आकर्षित किया, और उसके बाद में उस बच्चे को वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रही है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है, उसको यूज़ कर लिया उस बच्चे को, उस महिला ने। और फिर एंडिंग में जब अपना काम पूरा हो गया तो उसको ही फंसवा दिया अपने त्रिया चरित्र के माध्यम से, और उसकी भी हत्या करवा दी। बच्चे की भी हत्या करवाई इशप्रीत की, उसके माध्यम से। किसके माध्यम से? जिसको वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रही है, उसके माध्यम से अपने बच्चे की हत्या करवाई। और फिर बाद में अपने आप को साइड करने के लिए त्रिया चरित्र करके अपने पति के सामने उस दूसरे बच्चे को फंसवा दिया जिसे वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो ये मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई बॉलीवुड की फिल्म में एक फीमेल कैरेक्टर को इस प्रकार से, जो बिल्कुल उल्टा कह सकते हैं हम ऐसे एक कैरेक्टर को, जो त्रिया चरित्र के माध्यम से एक बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रही है, मतलब उसको जस्टिफाई नहीं किया ना उन्होंने। हाँ, अब जस्टिफाई थोड़ा सा एक प्रकार से किया है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पति समय नहीं दे पा रहा, या फिर पति उसको खुश नहीं रख पा रहा, या फिर पति एक बच्चे को अडॉप्ट करके लेकर के आया है, इस कारण से वो फ्रस्ट्रेट होकर के विवाह या संबंध बना रही है, वो भी एक कम आयु के लड़के के साथ में। इन बातों को वो जस्टिफाई नहीं कर रहे। नहीं तो अधिकतर आप देख लीजिए जो भी वोक फेमिनिस्ट फिल्में होती है उनमें इसी प्रकार से पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई किया जाता है कि भाई जो पति है वो समय नहीं दे पा रहा, काम में बहुत बिजी है, या फिर वो बिस्तर पर खुश नहीं कर पा रहा, या फिर वो दरिंदा है। ये बातें दिखा करके पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को वो जस्टिफाई करते हैं। यहाँ पर उस पत्नी को गलत दिखाया है। हालांकि जो पति का भी पात्र है ना, इशप्रीत के पिता का, उसको भी उन्होंने नेगेटिव शेड दिया है कि वो पत्नी के साथ ऊंची आवाज़ में बात करते हुए दिखाया है फिल्म में उसे। पत्नी कुछ बात कह रही हो तो बीच में ही उसे रोक करके वो खुद ही वो बात कह देता है, खुद मतलब पत्नी को ज़्यादा वो बोलने नहीं दे रहा, या फिर ऊंची आवाज़ में उसके साथ में वो बात कर रहा है, ऐसा दिखाया है फिल्म में। बाद में जो करीना कपूर खान का पात्र है वो पत्नी से एक जगह पर पूछती भी है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्या पति ने आपको मारा है? तो इस पर पत्नी कुछ कहती नहीं है, इशप्रीत की माँ चुप रह जाती है ऐसे। तो करीना कपूर खान का पात्र कहता है कि तुम्हारी चुप्पी ही सब कुछ कह रही है, मतलब हाँ, मतलब पति ने कितने अत्याचार किए हैं ये पता चल रहा है तुम्हारी चुप्पी से, ऐसा वो वहाँ पर कहने का प्रयास कर रही है। अब एंडिंग में जब इशप्रीत की माँ का ये घिनौना चेहरा सामने आता है ना, तो वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। और जो करीना कपूर का पात्र है वो भी पूरे अपनी दांत ऐसे चबा रही होती है गुस्से से, मुट्ठियाँ ऐसे जोर से भींच रही होती, मतलब ऐसे जोर से दबा रही होती है, ऐसे ऐसे पूरा अंदर से वो कितनी गुस्सा हो रही है इशप्रीत की माँ के ऊपर कि यार कैसी माँ है, पति ने समय नहीं दिया, या फिर वो बिजी था, या मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, या माँ की सेवा करवा ली, या बच्चे को अडॉप्ट करके लेकर के आया और इस कारण से फिर वो अपने बच्चे को मार दे रही है। कितनी घिनौनी महिला है। तो मतलब वो कहती नहीं है घिनौनी, पर बस ऐसे ही वो अपनी पूरा ऐसे मुट्ठियाँ दबा रही है, दांत चबा रही है, इस प्रकार से दिखाया है। हालांकि वो उस महिला को ना थप्पड़ मार रही है और कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही वो दांत जोर से चबाती है। और बाद में फिर पति को आकर के वो बता रही है इशप्रीत के पिता को कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे बच्चे को मारा है। इस पर इशप्रीत के जो पिता है वो कहते हैं कि देखा, तुम कह रही थी कि मैं जोर ज़बरदस्ती करता हूँ पत्नी के साथ में, इसको तो मार देना चाहिए था, कम से कम मेरा बेटा तो जीवित रहता। इस प्रकार की बात वो कहता है वहाँ पर। और इसके बाद में करीना कपूर खान का पात्र इशप्रीत के पिता को जोर से खींच कर एक थप्पड़ मार देता है। अब इसको पत्नी के पात्र को जस्टिफाई उन्होंने एक प्रकार से किया है, ऐसा कह तो नहीं सकते, परंतु हाँ ये ज़रूर दिखाई कि पति
इस प्रकार से घिनौनी विचारधारा का है या दरिंदा है, या पत्नी के साथ ऊंची आवाज़ में बात करता था। मारते हुए तो नहीं दिखाया पत्नी को, पर ऊंची आवाज़ में वो बात कर रहा है पत्नी के साथ में, ये उन्होंने दिखाया। और इस कारण से फिर वो थप्पड़ मार देती है उसको। मतलब पत्नी अपने गोद लिए हुए बेटे को टॉर्चर करे, परेशान करे, उसका ध्यान ना रखे, या अपने कर्तव्य पूरे ना करे, और किसी दूसरे कम आयु के लड़के के साथ में शारीरिक संबंध बना रही हो, या उसका व्यवहार घर में अच्छा नहीं हो, वो कितना भी परेशान कर रही हो, पर पति को गुस्सा होने का अधिकार नहीं है। शायद ऐसा कुछ हंसल मेहता कहना चाहते होंगे कि भाई पति गुस्सा भी नहीं हो सकता। ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा हो, फिर भी भले ही उसको पता ना हो कि उसकी पत्नी ये डायरेक्टली कर रही हो, पर इनडायरेक्टली वो इमोशनली बहुत परेशान उसको कर रही हो पत्नी त्रिया चरित्र के माध्यम से, फिर भी पति को गुस्सा होने का अधिकार नहीं है। शायद ऐसा हंसल मेहता वहाँ पर कहना चाहते होंगे। और इसी कारण से पति के पात्र को वो फिल्म में एंडिंग में जोर से खींचकर थप्पड़ मारा जा रहा है। हालांकि इशप्रीत की जो माँ है उसने तो हत्या करवा दी अपने बेटे की, एक लड़के की भी, इतना त्रिया चरित्र वगैरह उसका जो कुछ भी है, उसके बाद भी उसे कम से कम थप्पड़ नहीं मारा। बाकी पुरुष पति वो तो ठीक है, थप्पड़ खाए, परिवार की जिम्मेदारी भी संभाले। कोरोना के समय बिजनेस भी ठप हो गया था, जैसे तैसे वो घर चलाने के लिए मेहनत कर रहा था, बिजनेस भी अपना संभालने का प्रयास कर रहा था, इधर उधर हाथ पैर मार रहा था। कितना सारा उसको भी फ्रस्ट्रेशन होगा, परेशानी होगी, घर में भी इस प्रकार का सब झगड़ा वगैरह, पत्नी के द्वारा इमोशनल अब्यूज़, कितना भी उसको टॉर्चर हो ना, उसको ऊंची आवाज़ में बात करने के, गुस्सा होने का भी नहीं भाई, वो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, फिर वो थप्पड़ भी खाए। फिर एक पूरा इकोसिस्टम है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, फिल्मों के क्षेत्र में हो, इवन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री भी आप देख लीजिए, विज्ञापन का क्षेत्र, मीडिया भी देख लीजिए। ऐसे पति को तुरंत दरिंदा घोषित करने के लिए वो लगे ही रहते हैं। दूसरी तरफ से पति को मारा भी जाए, टॉर्चर भी किया जाए, इमोशनल अब्यूज़ भी किया जाए, कुछ भी हो, वो थप्पड़ खाए, बस फिर भी वो कुछ एक्सप्रेशंस, इमोशंस उसके अंदर से निकलने ही नहीं चाहिए। शायद ऐसा कुछ फेमिनिस्टों का, वोक्स का कुछ कहना होगा, शायद, पता नहीं। मतलब मुझे तो कम से कम यही समझ में आया भाई इसके माध्यम से। बाकी हाँ, फीमेल कैरेक्टर को यहाँ पर उन्होंने गलत दिखाया है, ये मेरे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। चलिए, ये सब कुछ मेरे विचार थे फिल्म देखने के बाद में, जो मैंने आप सब मित्रों के साथ में शेयर किए। बाकी आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है, जो भी मैंने बातें आपको बताई, वो मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।